वेलकम बैक गाइस। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम करने वाले हैं चैप्टर थर्ड क्लास सेवंथ का, और जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। तो हमने अपनी लास्ट क्लासेस में, जब प्रीवियस सेशन में जितनी भी हमने अभी तक पढ़ा, हमने काफी कुछ पढ़ लिया इसके बारे में कि फाइबर टू फैब्रिक होता क्या है, फाइबर होता क्या है ना, कहाँ से मिलता है। ये मिलता है हमें, ये देखो दो में डिवाइड होता है, एक तो नेचर से मिलेगा, दूसरा सिंथेटिक होगा। जो नेचुरल होगा वो हमें नेचर प्रोवाइड करवाएगी, है ना, प्लांट से मिल जाएगा, एनिमल से मिल जाएगा। और जो सिंथेटिक होगा वो होगा मैन मेड और मैन मेड, जो हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, काफी ज्यादा चीप होता है ना। तो आज हम उसी को फर्दर डिस्कस करने वाले हैं कि भाई फाइबर टू फैब्रिक अगर हम कन्वर्ट करने वाले हैं तो क्या क्या चीजें इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे छोटे छोटे क्लास सेवंथ के स्टूडेंट्स जो आज ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी इंट्रोडक्शन से। तो चलते हैं आगे और पढ़ते हैं कि भाई इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है। तो इंट्रोडक्शन में अपने पास है कि फाइबर टू फैब्रिक इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नेचुरल फाइबर इनटू ए यूजेबल फाइबर। तो अपने पास ऐसे ही जो कपड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ है उसको हम अपनी यूजेस में कैसे ला सकते हैं। हम देखो, अगर ऐसे कपड़ा पड़ा हुआ है तो उसको हम पहन नहीं सकते, लेकिन पहनने के लिए हमें स्टिचिंग करनी पड़ेगी, डाई करनी पड़ेगी, कलरिंग करना पड़ेगा। तो काफी सारे प्रोसेस हैं, वो वन बाय वन हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि भाई ये वाला प्रोसेस है तो क्या करना है, ये वाला फाइबर है तो कैसे डालना है। हर चीज आज डिटेल में यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे नेचुरल फाइबर में मेनली जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या मेनली जो हम पढ़ने वाले हैं, वूल एंड सिल्क। क्योंकि वूल कहां से मिलेगा, एनिमल से मिलेगा, और सिल्क भी हमें एनिमल से ही मिल सकता है। तो ये दोनों चीजें जो हमें नेचर प्रोवाइड करवा रही है, बस वही पढ़ना है। ये आपके सामने कुछ पिक्चर हैं, तो आपको दिख रहा होगा, ये आपके सामने कुछ पिक्चर आपको दिख रही हैं, तो ये चीजें आपने देखनी है। देखो, हमारे लिए, आपके लिए फाइबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम क्लॉथ डालते हैं, आप सुंदर दिखते हो, है ना, क्लॉथ डाल के कहीं शादी पे जाना है, घूमने जाना है, नए कपड़े लेने, कहीं फेस्टिवल है तो हमेशा नए कपड़े डालते हो, लेकिन सीजन के हिसाब से डालते हो, है ना। तो यहाँ पे हम जब बात करेंगे वूल की, तो वूल में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। भाई क्या प्रॉपर्टीज निकल के आती हैं, प्रॉपर्टीज को उखाड़ उखाड़ के देखेंगे कि ये वाली फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या ये सच में ऐसी होती है। अगर होती है तो देखते हैं होती है या नहीं होती। अगर होती है तो क्यों होती है। तो वूल इज ए नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप। तो जितना भी वूल आपको मिल रहा है, कभी आप शीप कभी आपने देखी हो, उसके ऊपर हेयर होते हैं, तो बस उसी हेयर को हम क्या करते हैं, उसी हेयर को लेंगे और जितना भी फाइबर बनेगा उसी से बनेगा। यहां आपको दिख रही है शीप, और शीप से देखो आप कैप देख रहे हो, ठीक, यहाँ पे आपको कैप दिख रही है ना, ये दिख रहा है, सॉक्स दिख रही है, स्वेटर दिख रहा है ना, ग्लव्स दिख रहे हैं, ये अपने पास स्कार्फ दिख रहा है। तो ये सारी चीजें जो मिलती हैं, कहां से मिलती हैं, कौन सा फाइबर, वूल का फाइबर। और वूल कहां से मिलेगा, हमें शीप से मिलेगा। ये चीजें हमें थोड़ी सी आती भी हैं, लेकिन आज हम डिटेल में देखेंगे कि क्या प्रोसेस है उसका। तो नेक्स्ट जो अपने पास पॉइंट है, इट इज ए वार्म सॉफ्ट एंड हैज एक्सीलेंट इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज। यार कभी सर्दियां लग रही है ना, इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है, तो क्या आप क्या करोगे, वुलन क्लॉथ डाल के जाओगे, नहीं जाओगे, स्वेटर डालते हो, जैकेट डालते हो। तो वो कहां से आती है, जितने भी स्वेटर्स आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे वूल से तो आ रहे हैं। वो सारे के सारे कहां से आ रहे हैं, वूल से आ रहे हैं। और जब आप स्वेटर डाल लेते हो आपको ठंडी लगना बंद हो जाती है ना। तो जितना भी, जब भी ठंड, काफी ज्यादा वार्म होते हैं, काफी सॉफ्ट होते हैं। वार्म मतलब काफी ज्यादा गर्म। सर्दियों में आप स्वेटर डालते हो, आपको 2 मिनट में आप पूरे, कभी बाहर जाओ घूमने फिरने, चाहे मतलब स्नो एरिया में क्यों ना चले जाओ, वहां पे इतनी ठंड होती है, बर्फ पड़ रही है, लेकिन फिर भी आपने स्वेटर डाल रखा होता है, आपको ठंड नहीं लगती। क्यों? क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी है, जब भी आप वुलन क्लॉथ डालोगे आपको ठंडी नहीं लगेगी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, वूल इज यूज्ड टू मेक वेरियस क्लॉथ, स्वेटर, स्कार्फ, ब्लैंकेट, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट, द प्रोडक्शन ऑफ वूल, शेयरिंग, शिपिंग, क्लीनिंग, प्रोसेसिंग इनटू यार्न। तो ये हम डिस्कस करेंगे भाई, जब हम वूल शीप से निकालेंगे तो कौन कौन से प्रोसेस होंगे, भाई कहां से क्या चीज आएगी, फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा, सेकंड प्रोसेस क्या होगा, और थर्ड प्रोसेस क्या होगा। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपने पास स्वेटर्स हैं, अपने पास स्वेटर्स कहां कहां से मिलेंगे, ये सारी चीजें कहां से मिलती है, वूल से मिलती हैं। अब प्रोडक्शन ऑफ वूल फ्रॉम शीप, तो कैसे मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आपके सामने प्यारी सी क्यूट सी आपके सामने शीप है, यहाँ पे आपके सामने क्यूट सी शीप है, ठीक है।
तो इसने हाथ में ट्रिमर पकड़ा हुआ है ना। तो यहां से आप देख सकते हो फर्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है, शेयरिंग। शेयरिंग, सेकंड स्कोरिंग, थर्ड वन स्कोरिंग बाय मशीन। ये तो टैंक में है, ये स्कोरिंग बाय मशीन और रोलिंग इनटू यार्न। तो देखो शेयरिंग, स्कोरिंग और यार्न में क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद दो तीन चीजें और भी हैं, लेकिन फर्स्ट यहाँ शेयरिंग दिख रही है। द फर्स्ट स्टेप इन वूल प्रोडक्शन इज शेयरिंग, वेयर द वूल इज रिमूव्ड, where the where the wool is removed from sheep's body using electric clippers or manual shears. This process is done carefully ensure the sheep well-being and obtain high quality wool. तो भाई सबसे पहली बात, आपके सामने पिक्चर भी है और आपको यहाँ दिख भी रहा है, आपके सामने पिक्चर भी है और आपके सामने यहाँ दिख भी रहा है क्या कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, शीप से क्या करेंगे, हम रिमूव कर देंगे उसके हेयर, है ना, उसके हेयर रिमूव कर देंगे जिसे हम वूल बोलते हैं। और ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस हम गर्मियों में करते हैं। क्यों समर्स में क्यों करते हैं, क्योंकि देखो अगर समर्स में इसलिए करते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा वूल होती है। भाई देखो शीप को भी ठंड लगेगी, अगर ठंड लगेगी तो उसके ऊपर वूल है तो वो तो विंटर में सरवाइव कर जाएगी, लेकिन समर्स में वो इतनी ज्यादा गर्मियों से लगेगी तो फिर वूल, हम देखो अगर हम अपनी बात करेंगे तो हम क्या करते हैं, समर्स में वूलन कपड़े पहनते हैं, कतई नहीं पहनते। वैसे ही जो गोट है, यहाँ पे गोट बोल रहा हूँ, यहाँ आपको शीप दिख रही है ना, जो शीप है वो क्या 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 समर्स में अपने वो जो वुलन क्लॉथ उसने डाल रखा है, जो नेचर ने उसे प्रोवाइड किया, क्या वो अपने पास रखेगी, नहीं रखेगी। क्योंकि गर्मियों में वो क्या करती है, उसको उसको अपने मालिक को बोलती है कि भाई इसको निकाल दो, मेरे को गर्मी लग रही है। क्यों, क्योंकि गर्मियों में वुलन हम पहन नहीं सकते, वैसे ही शीप भी सरवाइव नहीं कर पाएगी समर्स में। तो इस वजह से वो क्या करता है, उसका मालिक उसके वूल को क्या करता है, ट्रिम कर देता है। ये अपने पास इलेक्ट्रिक भी होती है, जैसे ट्रिमर मशीन अपने पास होती है, और ये मैनुअल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप था कि वुलन को क्या करना है, शीप से अलग करना है। लेकिन ये सिर्फ कब होगा, ये सिर्फ होगा समर्स में। विंटर में अगर करेंगे तो शीप को ठंडी लग जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं स्कोरिंग की। अब शीप क्या करते हैं, शीप नहाएंगे नहीं। शीप ये नहीं है कि लड़कियों की तरह या लड़कों की तरह 2 या 3 दिन के बाद शैम्पू करते हैं अच्छे से। शीप बिल्कुल शैम्पू नहीं करते, जिस वजह से उनके जो हेयर होंगे काफी ज्यादा डर्टी होंगे, है ना, ग्रीस लगी होगी, इंप्यूरिटीज होंगी। अब देखो अगर हमने कोई क्लोथ डालना, अगर फाइबर लेना है तो भाई साफ सुथरा होना चाहिए। शॉप में जाते हैं अगर इतना सा भी गंद लगा होता है तो हम उसको नहीं पकड़ते, क्योंकि हम बोलते हैं भाई ये खराब है। तो स्कोरिंग मतलब क्या चीज होगा, हम उसको क्या करते हैं, जो अपना वूल निकाला हुआ है उसको नहलाते हैं अच्छे से, उसकी डर्ट बाहर निकालते हैं, उसमें जो इंप्यूरिटीज होती हैं, उसमें जो इंप्यूरिटीज होंगी, इंप्यूरिटीज टिपिकली डर्ट एंड कंटेंट इंप्यूरिटीज सच एज ग्रीस, आफ्टर शेयरिंग द वूल, तो क्या होगा, एंड स्वेट। स्कोरिंग इन्वॉल्व्स वॉशिंग द वूल टू रिमूव दीज इंप्यूरिटीज। जो उसमें इंप्यूरिटीज होंगी हम उसको वॉश करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे, और हम क्या करेंगे, उसको सॉक्ड इन हॉट वाटर इन माइल्ड डिटर्जेंट, थोड़ा सा डिटर्जेंट ऐड करेंगे हॉट वाटर में, और उसको अच्छे से धो लेंगे जैसे कपड़े धोते हैं। तो उसमें से जितनी भी इंप्यूरिटीज होगी वो बाहर निकल जाएगी और साफ वुलन अपने पास निकल के आ जाएगी। ये था अपने पास स्कोरिंग। स्कोरिंग मतलब क्या होगा, वॉशिंग। बस यार वॉशिंग याद रखना कि अभी अभी हमने वूल बाहर निकाल ली और उसको अच्छे से धो लिया, ठीक। क्योंकि शीप क्या करती है, नहाती नहीं है हमारी तरह, इस वजह से उसमें काफी ज्यादा उसके वूल में गंदगी होती है, इंप्यूरिटीज होती हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको बाहर निकालना, उसको साफ करना, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात जब हम करेंगे नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट में चलते हैं आगे, ग्रेडिंग। अब जैसे हमारे यहाँ पे भी ग्रेडिंग होती है, भाई इसको ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, है ना, तो वैसे यहाँ पे ग्रेडिंग है उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसकी क्वालिटी के ऊपर। कैसी ग्रेडिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक और उसकी क्वालिटी के ऊपर, बेस्ड ऑन इट्स क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो जो सबसे अच्छी क्वालिटी के वुलन होंगे उसको हम ए ग्रेड में रखेंगे, दूसरे वाले को बी ग्रेड में, तीसरे वाले को सी ग्रेड में, तो एबीसी करके चलता रहेगा ये। तो यहाँ पे बात करते हैं वूल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ शीप बॉडी, और डिफरेंट ब्रीड्स में भी डिफरेंट क्वालिटी। अगर तो डिफरेंट ब्रीड है उनकी डिफरेंट क्वालिटी होगी, ये तो है नहीं कि सभी का इकट्ठा कर देंगे यहाँ पे आके, नहीं। अगर डिफरेंट डिफरेंट शीप है तो उनकी क्वालिटी भी डिफरेंट डिफरेंट होगी, और उनका जो वूल होगा वो एक अलग बॉक्स में रखा जाएगा कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर टाइप की शीप है तो उसको यहाँ रखेंगे ए कैटेगरी में, इसको बी कैटेगरी में, उसको सी कैटेगरी में।
इसी को हम सॉर्टिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस सॉर्टिंग प्रोसेस हैव डिटरमाइंड द बेस्ट यूज ऑफ। तो इसमें से हमें ये पता चलता है कि भाई सबसे बेस्ट क्वालिटी की कौन सी होगी या लो क्वालिटी की कौन सी होगी, तो हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि भाई ये बढ़िया है, ये अच्छी नहीं है, ये मीडियम है। तो ग्रेडिंग से हमें पता चलेगा ये वाली बेस्ट है और ये वाली बेस्ट नहीं है। अब देखो, अब आपने कभी कभी आपने वुलन की क्लॉथ ली हो तो क्या होता है, सभी वुलन की क्लॉथ एक जैसी ब्लैक जैम व्हाइट कतई ही नहीं, डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, किसी का रेड, किसी का ब्लू, येलो, जो आपको कलर पसंद आता है आप उठाते हो और पहन लेते हो। तो कलर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, डाई करते हैं। डाई मतलब क्या होगा कि हम उसको क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर में वाइब्रेंट कलर निकाल के लेके आते हैं। हरा हो गया है ना, ग्रीन, येलो, रेड, पिंक, वो डिपेंड करता है। और डाई का काम क्या होता है कि उसको कलर करना। अब वूल है जहां तो व्हाइट होगी, है ना, ज्यादातर मेनली व्हाइट ही होती है, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर में अगर आप वुलन क्लॉथ लेने जाती हो तो कभी आपकी चॉइस होती है कि मम्मी मैंने रेड लेना है, व्हाइट लेना है, जहां फिर येलो लेना है कि ग्रीन लेना है, तो वो कैसे आएगा, वो आएगा डाई से। जब आप कलर करोगे तो डाई, है ना। अब बात करते हैं कितनी कौन कौन सी ब्रीड है अपने पास। यहाँ पे फर्स्ट ब्रीड की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोही आ जाएगा। ये पंजाब और राजस्थान में मिलती है, गुड क्वालिटी वूल, ठीक है। रामपुर बुशेर उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश, ब्राउन कलर्ड फ्लीस फॉर सुपीरियर क्लॉथ, ठीक है। नली आ जाएगा हरियाणा पंजाब, सुपीरियर कारपेट वूल। तो उसके बाद बकरवाल जम्मू एंड कश्मीर, है ना, अंडरकोट यूज फॉर हाई क्वालिटी वुलन शॉल्स। डिकेनी आ जाएगा कर्नाटका, मटन, इसमें कोई वूल नहीं होता। उसके बाद नीलोर आ जाएगा महाराष्ट्र, मारवाड़ी आ जाएगा गुजरात, और पाटनवाड़ी आ जाएगा गुजरात। तो ये सारी चीजें हैं जो, ये वो शीप हैं, वो ब्रीड हैं जो इंडिया में पाई जाती हैं। ये वो नस्ल है जो इंडिया में पाई जाएगी, और इससे कौन कौन सी क्वालिटी का वूल निकलेगा, कहां कहां यूज होगा, तो ये आप अच्छे से इसको पढ़ लेना यहां से, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब हमें वूल कहां कहां से मिलेगी, अब वूल कहां कहां से मिलेगी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, अल्पाका से मिल जाएगी, शीप, गोट, कैमल, याक, और रैबिट से भी मिल सकती है, ठीक है। और ये सारी चीजें हैं जहां से हमें वूल मिलती है ना। वूल मिलेगी, फिर हम उसका क्या करेंगे, हमारे पास फाइबर आ जाएगा, फाइबर, फिर फाइबर के बाद हम क्या कर लेंगे, फाइबर टू यार्न, यार्न टू थ्रेड, और थ्रेड से फिर फैब्रिक बन जाएगा। अब बात करते हैं, ये सारी चीजें हैं कहां कहां से हमें वूल मिलता है, भाई हमें पता है, हमने सिर्फ मेनली दो तीन चीजें पढ़ी हैं। कैमल से मिल सकता है, गोट से मिल सकता है, शीप से मिल सकता है, याक से मिल सकता है, और रैबिट से मिल सकता है। ये सारी चीजें हैं जहां से हमें वूल मिलता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। अब इंपॉर्टेंस ऑफ वूल, वूल पहनते हैं भाई, वूल मिलता कहां से हमने पढ़ लिया, है ना, कैसे मिलता है, क्या उसका प्रोसेस है हमने पढ़ लिया। सिर्फ प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे, तो सिर्फ प्रोसेस की बात करेंगे तो सबसे पहले शेयरिंग। शेयरिंग मतलब क्या होगा, शीप से वूल को अलग कर देंगे। अब उसमें गंदगी है, गंदगी को हम साफ कर लेंगे, साफ करने के बाद उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, भाई ये ए क्वालिटी, बी क्वालिटी, सी क्वालिटी, और लास्ट में उसको कलरिंग कर देंगे। भाई मेरे को रेड कलर चाहिए कि येलो कलर चाहिए, ये कुछ ब्रीड्स हैं, और ये कहां से मिलेगा हमें, है ना, कौन कौन से एनिमल से मिलता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब बात करेंगे भाई इंपॉर्टेंस क्या है वूल की। भाई वूल हम पहन रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो फायदे होने चाहिए। तो फायदे गिनते हैं, यहां से एक फायदा, वहां से एक फायदा, वहां से एक फायदा, तो उखाड़ के लेके आते हैं फायदे, और देखते हैं क्या फायदा है पहले वाले का। तो इंसुलेशन, इंसुलेशन मतलब क्या, अब ये थर्मल इंसुलेशन है, इसमें थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी है। यार क्या लिख दिया समझ नहीं आ रहा। तो सर्दियों में ये क्या होगा, सर्दियों में जब आप क्या करोगे, वुलन क्लोथ डालोगे तो आपको ठंडी नहीं लगेगी। इनडायरेक्टली कहने की बात सिर्फ इतनी सी है कि जब आप क्या करोगे, आप जब अपनी वुलन क्लोथ डाल के बाहर जाओगे ठंडी में तो आपको ठंडी नहीं लगेगी, बस इतनी सी बात थी। अब बात करते हैं, आपको काफी ज्यादा गर्म रखने वाली है ये वुलन क्लॉथ। मॉइस्चर ऑब्जॉर्प्शन, ये क्या है, मॉइस्चर ऑब्जॉर्प्शन। वूल कैन ऑब्जॉर्ब मॉइस्चर विदाउट फीलिंग वेट। जितना भी हवा में मॉइस्चर होगा वो सारा क्या कर लेगी, ऑब्जॉर्ब कर लेगी, और आपको वेट, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ भाई वेट वेट सा फील नहीं होगा, गीला फील नहीं होगा, और आपकी बॉडी क्या करेगी, ड्राई रहेगी, सूखी रहेगी, और कंफर्टेबल रहेगी। भाई ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मॉइस्चरिंग, है ना। मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करना कौन ऑब्जॉर्व करेगा, वूल ऑब्जॉर्व कर लेगा, और आपकी बॉडी काफी ज्यादा ड्राई और कंफर्टेबल रहने वाली है। काफी बिंदास चीज है ये। और बात करते हैं फ्लेम रेजिस्टेंस। तो वूल, अब फ्लेम रेजिस्टेंस मतलब क्या चीज है, वूल इज नेचुरली फ्लेम रेजिस्टेंस मेकिंग इट ए सेफियर चॉइस फ्रॉम
क्लॉथ। तो कभी भी फ्लेम रेजिस्टेंस है, इसको आग नहीं लगेगी। जब भी आप आग के पास बैठोगे, गर्मियों में या सर्दियों में, गर्मियों में तो वैसे नहीं बैठ सकते, लेकिन सर्दियों में जब आप बैठोगे तो ये फ्लेम रेजिस्टेंस है, इसको आग नहीं है, जल्दी से आग नहीं पकड़ता। तो ये भी इसका प्लस पॉइंट है। और बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। ड्यूरेबिलिटी मतलब इसको जैसे मर्जी निचोड़ो, जितना मर्जी पहनो, 10 साल, 20 साल, 25 साल या फिर 100 साल तक भी पहन सकते हो। ये बिल्कुल भी टच से मस नहीं होगा, इसमें कोई रिंकल नहीं डलेंगे। ड्यूरेबिलिटी इसकी बिंदास है, 25 साल तक भी इसको यूज कर लो, ये कहीं नहीं जाएंगे। कौन से वुलन क्लॉथ की बात चल रही है, सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे वुलन क्लॉथ हैं जो हम पहनते हैं अपने डेली बेसिस पे, है ना। जो विंटर सीजन जब आता है तो ये सारी चीजें, शॉल हो गया, मफलर हो गया, ग्लव्स हो गया, है ना, अपनी जैकेट हो गई, ये सारी चीजें कहां से मिलेंगी, ये सारी चीजें मिलने वाली हैं कहां से, वुलन से। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इसके यूजेस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं आगे। अब हमने पढ़ लिया क्या, हमने वूल पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं सिल्क की। सिल्क कहां से मिलता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, कैसे निकालेंगे, बिंदास होके पढ़ेंगे यहीं से। तो फर्स्ट सिल्क की बात करते हैं यहाँ पे। अब हम बात करेंगे सिल्क की। तो सिल्क इज ए नेचुरल प्रोटीन फाइबर। ठीक है भाई, कौन सा फाइबर है ये, प्रोटीन फाइबर है। याद रखना, ये प्रोटीन फाइबर प्रोड्यूस्ड बाय सिल्क वॉर्म ड्यूरिंग द कोकून स्टेज। तो ये अगर सिल्क है, मिलेगा कहां से, सिल्क वॉर्म से मिलेगा। और फाइबर का नाम क्या होगा, प्रोटीन फाइबर। ठीक, स्मूथ होगा, लस्ट्रस होगा और हाईली वैल्यूएड फॉर इट्स लग्जरियस फील। स्मूथ होने वाला है, काफी ज्यादा स्मूथ होने वाला है। लस्ट्रियस मतलब काफी ज्यादा शाइनी होगा। जब भी आपको कोई शाइनी कपड़ा दिख जाए तो आप मान लेना कि भाई ये सिल्क ही होने वाला है। अगर आपका कपड़ा काफी ज्यादा शाइन कर रहा है तो आप मान के चलो कि वो सिल्क ही होगा। अब सिल्क ही यूज्ड टू मेक कहां साड़ी, स्कार्फ, टाइज, अदर हाई एंड गारमेंट। लग्जरियस फील देगा आपको। जब आपने कभी सिल्क पहना होगा तो आप काफी अमीर फील करोगे कि हाय भाई मैंने क्या डाल लिया है, तो जबरदस्त लग रहा है। तो आप काफी ज्यादा क्या करोगे, रिच फील करोगे। क्यों, क्योंकि सिल्क क्लॉथ डालने का, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्मूथ होता है और काफी ज्यादा शाइन करता है। ठीक, अब इंपॉर्टेंस क्या है भाई, हमने बात कर ली। अब इंपॉर्टेंस की भी बात करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सिल्क। फर्स्ट, एस्थेटिक अपील। सिल्क हैज ए यूनिक शाइन एंड स्मूथनेस। हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। सिल्क हैज यूनिक शाइनेस एंड स्मूथ दैट इंपार्ट्स अ लग्जरियस एंड एलिगेंट लुक टू क्लोथ। काफी ज्यादा क्या करते हैं ये, अगर हम सिल्क की बात करेंगे, काफी ज्यादा शाइन करेंगे, जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा रिच लगने वाले हो। अब कंफर्ट भाई, सिल्क इज लाइट वेट, ब्रीदेबल, कंफर्टेबल टू वेयर, मेकिंग इट सूटेबल फॉर वेरियस क्लाइमेट। भाई एक तो सिल्क काफी ज्यादा लाइट वेट है, जब आपने पहना होगा तो आपको लगेगा कि मैंने कुछ नहीं डाला होगा। ब्रीदेबल है, हवा क्रॉस हो जाएगी, आप समर्स में भी डाल सकते हो, आपको गर्मी कम लगेगी। कंफर्टेबल है भाई, अगर हल्का होने वाला है तो कंफर्टेबल तो होगा ही होगा। स्किन के साथ इसकी बॉन्डिंग काफी ज्यादा तगड़ी है। ये बोले यार मेरे को पहनो, में स्किन के साथ इसकी बॉन्डिंग काफी ज्यादा तगड़ी होने वाली है, क्योंकि ये काफी ज्यादा लाइट वेट है, कंफर्टेबल है और इसको आप कहीं किसी भी वेदर में डाल सकते हो, चाहे वो समर है चाहे वो विंटर है। अब हाइपोअलर्जेनिक मतलब सिल्क इज हाइपोअलर्जेनिक एंड जेंटल ऑन द स्किन। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि ये काफी ज्यादा जेंटल रहने वाला है स्किन के ऊपर, है ना। और ये ज्यादातर इसको, ये स्किन सेंसिटिव, जितने भी बंदों को उनकी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव है ना, रैशेस जल्दी डल जाते हैं। तो आप कौन सा क्लॉथ पहनोगे, आप सिल्क से बना हुआ क्लॉथ पहनोगे। क्यों, क्योंकि ये बिंदास है, ये आपकी स्किन को कभी भी क्या करेगा, आराम से रखेगा, कंफर्टेबली। आपको कभी भी ये नहीं होगा कि हाँ भाई यार एलर्जी होगी, ये चीजें होगी। तो एलर्जी से अगर आपने बचना है ना, तो आप क्या करोगे, सिल्क के क्लोथ ज्यादा से ज्यादा पहनोगे। इंसुलेशन, अब विंटर, सिल्क प्रोवाइड बोथ वार्म इन विंटर, है ना। तो भाई ये एक ऐसी चीज है, जब हम सिल्क की बात करेंगे, इसको आप समर्स में भी डाल सकते हो और ये विंटर में भी अच्छे से काम करता है। तो 2 in 1, अगर आपने सिल्क ले लिया, आपको कोई टेंशन नहीं है भाई समर्स में डालना है कि विंटर में डालना है, ये दोनों में अपना काम बिंदास करेगा। अब ये हमने बात की इंपॉर्टेंस की, इंपॉर्टेंस ऑफ सिल्क क्या है। इंपॉर्टेंस एस्थेटिक अपील हो गया, कंफर्ट हो गया, है ना, हाइपोअलर्जेनिक हो गया और इंसुलेशन हो गया। अब बात करेंगे कि भाई ये मिलता कैसे है, हम इसको एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। अब हम इसको एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, तो वो हमने अभी पढ़ना है और उसको बोलते हैं सेरिकल्चर। जैसे एग्रीकल्चर होता है, जितने में हम व्हीट और राइस को उगाते हैं हम उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं, वैसे ही सिल्क की फॉर्मेशन को, सिल्क की प्रोडक्शन को हम बोलते हैं सेरिकल्चर। सिल्क की प्रोडक्शन को हम बोलते हैं सेरिकल्चर, ये आपने याद रखना है। अब हम बात करेंगे कि भाई इसका साइकिल क्या है। अब हम बात करेंगे साइकिल क्या है, कि भाई कैसे कैसे ये बनता है, क्या इसका प्रोसेस है। तो फर्स्ट, एग स्टेज।
फर्स्ट कौन सा है, ये एग स्टेज है, ये हम पढ़ते हैं, देखते हैं एग स्टेज। तो द लाइफ साइकिल बिगिंस विद सिल्क मोथ लेइंग एग। सबसे पहले तो अंडे कहाँ होंगे, सिल्क मोथ अंडे देगा, ठीक है भाई। दीज एग्स आर स्मॉल लेट इन क्लस्टर्स ऑन सरफेस लीव्स ऑन ब्रांचेस। क्लस्टर मतलब इकट्ठे पड़े होंगे, झुंड के झुंड, जैसे 25-30 इकट्ठे क्लस्टर बना हुआ उनका। अब क्या करेगा सिल्क मोथ, क्या करेगा, एग दे देगा, मिल गए एग। कहाँ देगा, क्लस्टर की फॉर्म में देगा, मतलब झुंड के झुंड देगा, कहाँ, लीफ के ऊपर। अब थोड़े दिन के बाद, अब the eggs are dormant or remain in this stage until favorable conditions such as warmth and humidity trigger their hatches। तो क्या होगा, ये थोड़े दिन वैसे के वैसे पड़े रहेंगे जब तक कि कोई फेवरेबल कंडीशन ना हो, उनको थोड़ी सी गर्माहट मिले, है ना, थोड़ी सी गर्माहट मिलेगी तो वो ट्रिगर होंगे थोड़े से, है ना। ट्रिगर मतलब हैच, मतलब टूटेगी, उनमें से अंदर से लार्वा निकल के आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, जब सिल्क मोथ क्या करेगा, अंडे देगा, लेकिन कहाँ देगा, मलबरी लीफ के ऊपर। और वो क्या होगा, जब उसको सूटेबल कंडीशन मिलेगी, थोड़ी सी हीट मिलेगी, तो वो टूट के बिखर जाएंगे और बीच में से एक सुंदर सा लार्वा निकल के आएगा। अब जब जब अंडे यहां से टूट गए, अब नेक्स्ट पार्ट है, जब अंडे यहां से टूट गए, है ना, टूटने के बाद अब क्या निकल के आएगा, टाइम, अब उसमें से एक छोटा सा लार्वा निकल के आया, जिसे हम बोलते हैं कैटरपिलर। उसमें से एक छोटू सा लार्वा निकल के आया। वंस एग्स हैज टाइनी सिल्क मोथ लार्वा नोन एज कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म, ठीक है। अब उसमें से छोटा सा सिल्क मोथ लार्वा निकल के आया नोन एज कैटरपिलर। अब कैटरपिलर देखने में कैसा होता है, ये कैटरपिलर देखने में कैसा होता है, आपको पिक्चर दिखाते हैं कैटरपिलर की। तो यहाँ पे आपको कैटरपिलर दिख रहा है, ऐसा दिखता है, और ये काफी ज्यादा भूखड़ होता है। भूखड़ मतलब इसको बड़ी भूख लगी होती है, इतनी भूख, इतनी भूख, इतनी भूख, वोरोशियस एपेटाइट, इतनी भूख कि ये बस खाता रहता है 10-15 दिन, खाएगा 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 खाएगा, लेकिन खाएगा क्या, ये खाएगा मलबरी ट्रीज के लीफ, है ना, उसके लीफ को खाएगा। इन केस ऑफ, तो क्या करेगा, उसके लीफ को खाएगा, है ना। एज दे ईट द लार्वा ग्रो रैपिडली एंड शेडिंग देयर स्किन मल्टीपल टाइम्स टू अकोमोडेट देयर। तो यहां पे होगा क्या, यहां पे होगा कि यहाँ पे लार्वा स्टेज में क्या करता है, इसको बड़ा भूखड़ होता है, खाना खाता रहता है, खाता रहता है। खाएगा क्या, मलबरी लीव्स को खाएगा और ग्रो करेगा बड़ी जल्दी, और अपनी स्किन को क्या करेगा, शेड कर देगा 4 से 5 बार, जिससे क्या होगा, इसका साइज ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा, ये बड़ा होता जाएगा। इस स्टेज में ये बड़ा होगा, लार्वा की स्टेज में अब ये बड़ा होता जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने खाना स्टार्ट किया, भूखड़ है, खाता गया और स्किन को बाहर फेंकता गया, और इसमें इसका साइज बढ़ेगा। अब साइज बढ़ने के बाद क्या होगा, ये आएगा प्यूपल स्टेज में। काफी इंपॉर्टेंट स्टेज है प्यूपल स्टेज। आफ्टर द लार्वा स्टेज द सिल्क एंटर्स द प्यूपल स्टेज। अब लार्वा स्टेज के बाद कहां जाएगा, प्यूपल स्टेज में जाएगा। अब इस स्टेज में क्या होगा, सिल्क वॉर्म अटैच इटसेल्फ टू ए सॉलिड सरफेस। एक सॉलिड सरफेस, एक सलाइवा सा निकलेगा, एक फिलामेंट सा निकलेगा, है ना, एक फिलामेंट सा निकलेगा इसके मुंह में से, एक फिलामेंट सा निकलेगा, फिलामेंट, ठीक, एक फिलामेंट सा निकलेगा, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड में से एक फिलामेंट सा निकलेगा, ठीक। अब फिलामेंट क्या करेगा, वो काफी ज्यादा सॉलिड होगा, सच एज ट्विग और द कॉर्नर ऑफ द कोकून एंड बीइंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव, ये इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोटेक्टिंग कवरिंग। अब जो फिलामेंट निकला, जो सलाइवरी ग्लैंड में से एक फिलामेंट निकला, वो क्या कर लेगा, इस जो अपने पास लार्वा था उसको प्रोटेक्ट कर लेगा, एक कोकून बना लेगा। अब ये फिलामेंट जब भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, ये फिलामेंट जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो ये हार्ड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हार्ड, ये बन गया हार्ड। अब हार्ड बनने के बाद इसके अंदर ये छोटा सा घर बना लेगा अपना। अब क्या करेगा, ये छोटा सा अपना घर बना लेगा। अब इसने छोटा सा घर बना लिया, किसने, अब ये ककून बन गया। ककून के अंदर लार्वा अपना बैठा हुआ है आराम से, प्यूपल स्टेज बोलते हैं इसको। लार्वा एक बाहर व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, प्रोटीन का सब्सटेंस होता है ना, और वो काफी हार्ड होता है, ठीक। उसके अंदर इनसाइड द ककून, इनसाइड, तो क्या होगा, इनसाइड the cocoon undergoes metamorphosis transformation its body into an adult silk moth. This stage is dramatic transformation and development। होगा कुछ नहीं इसमें से, इसमें से सिर्फ एक फिलामेंट निकलता है उसके सलाइवरी ग्लैंड में से। अब वो जब ऑक्सीजन में कांटेक्ट में आता है तो वो एक हार्ड लेयर बना लेता है, जिसके अंदर क्या करता है, जिसके अंदर अपना ये प्यूपल स्टेज है, लार्वा क्या करना करता है, सिल्क वॉर्म क्या करने लग पड़ता है, ग्रो करने लग पड़ता है। अब ग्रो करेगा, ग्रो करेगा, ग्रो करता रहेगा इसके अंदर। ग्रो करने के बाद अब अडल्ट स्टेज आएगी। अडल्ट स्टेज में क्या होता है, अब अडल्ट स्टेज में सिल्क मोथ बन जाएगा, सिल्क मोथ बन जाएगा।
अब ये है अपने पास अडल्ट स्टेज, ठीक। अब ये है अडल्ट स्टेज, सिल्क मोथ अब बन जाएगा, ये अडल्ट हो गया, अब ये पूरा अडल्ट है। अब यहाँ पे मेल और फीमेल की प्रोडक्शन से फिर से नए एग बनेंगे और ये प्रोसेस चलता ही रहेगा, ये प्रोसेस है। अब व्हाइट कलर आपको दिख रहा होगा, ये इसी को हम सिल्क बोलते हैं और इसी के अंदर वो थोड़ी देर के लिए ग्रो करना स्टार्ट कर देता है ना। इसको बोलते हैं ककून, ये अंडे की तरह होता है व्हाइट कलर का ऊपर जो ककून बना होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं सिल्क, उसी को सिल्क बोलते हैं हम, ठीक है। और अब हम बात करते हैं अडल्ट में। अडल्ट में क्या होता है, सिल्क मोथ अंदर बन जाता है। अब सिल्क मोथ जब वो पूरा मिच्योर हो जाएगा, मिच्योर होने के बाद सेक्सुअली मिच्योर हो जाएगा, तो क्या होगा, वो मेल और फीमेल क्या करेंगे, फिर से रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन में फिर से एग बनेंगे और ये लाइफ साइकिल चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले एग जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, ये एग हो गया, ठीक है। एग के बाद 4 से 10 दिन में एग हैज्ड, मतलब एग टूटने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर लार्वा बनेगा। ये 2 से 30 मंथ ये खाएंगे 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 किसको, मलबरी लीव्स को, और बाद में ककून बन जाएगा। ये ककून मतलब क्या, इसके अंदर अब लार्वा बैठा हुआ है और बाहर इसने जो फिलामेंट सब्सटेंस छोड़ा हुआ है, जो बाहर इसने फिलामेंट सब्सटेंस छोड़ा हुआ है, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से हार्ड हो गया सब्सटेंस, व्हाइट कलर का सब्सटेंस जो आपको दिख रहा है, ये हार्ड हो जाता है। इसी के अंदर लार्वा आराम से चिल करके सोया हुआ है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि भाई ककून के अंदर पूरा चिल करके बैठा हुआ। अब ये मैच्योर होता है, अडल्ट होता है, फिर से ये अडल्ट बन गया। अब अडल्ट के बाद अब ये क्या हो गए, मेल और फीमेल अपने पास करेंगे और रिप्रोडक्शन करेंगे और फिर से नए एग, और ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। आगे बात करते हैं, सिल्क इज एक्सट्रैक्ट एंड प्रोसेस्ड फ्रॉम द ककून इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स। कलर सॉर्टिंग, उनके डिफरेंट डिफरेंट कलर होंगे, रेड, येलो, ब्लू, तो उनके बेसिस पे, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे उनको हम अलग अलग कर लेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम उनको अलग अलग कर लेंगे। उनकी क्वालिटी कैसी है भाई, उसको अलग कर लेंगे, ये क्वालिटी क्या है तो यहाँ, ये क्वालिटी है तो यहाँ। अब हीट ट्रीटमेंट, अब हमने पढ़ लिया ककून, ककून हमने देख लिया कि अंदर अंदर कौन है, लार्वा बैठा हुआ, बाहर व्हाइट कलर का जो ककून है उसी को हम सिल्क बोलेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं कि द ककून आर द subjected to heat treatment is known as stifling or steaming, ठीक है। This process involving placing the cocoon into hot water and exposing them to steam। अब जो व्हाइट कलर का होता है बाहर वाला ककून, वो काफी ज्यादा हार्ड होता है और उसके अंदर लार्वा प्रेजेंट है। अब हम जब उसको हीट ट्रीटमेंट देते हैं तो उससे दो ट्रीटमेंट सर्व टू पर्पसेस, दो पर्पस है उसके जब हम करते हैं। तो इट किल्स सिल्कवॉर्म प्यूपा इनसाइड द ककून, एक तो उसके अंदर ही प्यूपा क्या कर जाएगा, मर जाएगा प्यूपा, है ना। प्यूपा ने वो अपना प्राण त्याग देगा जब उसको हम हीट करेंगे। और दूसरा जो बाहर वाला इतना हार्ड सब्सटेंस है वो थोड़ा सा लूज हो जाएगा, लूजनिंग द सीरिसिन। अब जो बाहर वाला सब्सटेंस है ना व्हाइट कलर का, उसे हम सीरिसिन, सीरिसिन मतलब एक सब्सटेंस है जो उसको क्या करके रखता है, एक गूंद है ना, गम है जो उसको पकड़ के रखती है। एडिसिव सब्सटेंस, एडिसिव मतलब गम जैसा सब्सटेंस है ना। कौन सा सब्सटेंस, गम जैसा, कौन, ये गम जैसा सब्सटेंस कौन सा, सेरिसिन। ये एक सब्सटेंस है जो व्हाइट कलर को क्या करके रखता है, पकड़ के रखता है, इतना हार्ड सब्सटेंस बना देता है कि उसमें से फाइबर निकालना काफी ज्यादा मुश्किल है जब तक हम उसको हीट नहीं करेंगे। हीट से क्या होगा, वो थोड़ा सा लूज हो जाएगा और हम उसको उखाड़ के थ्रेड को, सिल्क के थ्रेड को, है ना, फाइबर को अलग कर लेंगे। अब कैसे अलग करते हैं, ये दो प्रोसेस हमने देख लिए कि हीट करने के क्या कारण है दो, एक तो प्यूपा, है ना, ककून के अंदर ही मर जाए, और दूसरा जो सेरिसिन है, जो गम है, जो इतना हार्ड सब्सटेंस है व्हाइट कलर का, उसमें थोड़ा सा लूज हो जाए, है ना। तो ये दो चीजें हमने पढ़ी। अब नेक्स्ट भाई, अब कैसे बाहर निकालना है फाइबर को, रीलिंग बोलते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस रीलिंग। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, रीलिंग। तो नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं यहाँ पे, वंस द ककून हैज बीन हीटेड, जब हमने उसको गर्म कर दिया, द सिल्क फिलामेंट कैन बी रील्ड, जो फिलामेंट था, जो बाहर का व्हाइट कलर का सब्सटेंस था, अब रील्ड करेंगे। रीलिंग, रीलिंग इज द प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग द सिल्क फाइबर फ्रॉम द ककून। अनवाइंडिंग मतलब उसको, वाइंडिंग मतलब इकट्ठा करना, अनवाइंडिंग मतलब उसको बाहर निकालना उस ककून में से, थ्रेड एक एक को उखाड़ उखाड़ के, जैसे ये मेरे पास ककून का है तो इसमें से एक थ्रेड ऐसे करके बाहर निकाला, फाइबर एक बाहर निकाला, एक फाइबर बाहर निकाला, तो अनवाइंड करना, फाइबर बाहर निकालना। दिस इज टिपिकली डन बाय प्लेसिंग द ककून इन वार्म वाटर टू सॉफ्टन द सेरिसिन। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि वार्म वाटर में रखेंगे तभी तो जो सेरिसिन मतलब जो गम है, जो उसने पकड़ के रखा है, जो उसके अंदर फोर्स ऑफ गम की प्रोटेक्शन है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, कैसे, हीट से। द
एंड ऑफ द फिलामेंट इज लोकेटेड एट केयरफुली, जो उसका एंड होगा, है ना, आपने यहाँ देखो, यहाँ पे जो उसका एंड होगा उसको हम पकड़ेंगे, एक जैसे ये इसके एंड को पकड़ेंगे और इसको खींचेंगे, एंड को पकड़ेंगे और इसको खींचेंगे, और जैसे हम खींचते जाएंगे तो थ्रेड जो फाइबर है निकलता जाएगा निकलता जाएगा निकलता जाएगा, इसे हम बोलते हैं रीलिंग। इसे हम क्या बोलेंगे, रीलिंग बोलेंगे। अब अपने पास भाई क्या हो गया, अपने पास आ गया बिंदास फाइबर, हमने उसका फाइबर से थ्रेड भी प्रिपेयर कर लिए। अब थ्रेड प्रिपेयर हो गए तो ये तो है नहीं कि अब हम इसको कलरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी की फरमाइश है कि वो रेड कलर लेना चाहता है, किसी की येलो और किसी की ब्लैक। तो अगर हमें उनकी फरमाइश पूरी करनी है तो भाई कलरिंग तो करनी पड़ेगी, कलरिंग तो करनी पड़ेगी। और कलरिंग के लिए मेरे को डाई करनी पड़ेगी, रेड येलो ग्रीन, तो डाई करेंगे। और ये डाई वाला प्रोसेस है, कुछ नहीं करना, बस उसको कलरिंग कर देंगे, डाई को बस यही बोलते हैं, ठीक है। अब डाई, उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स एसोसिएटेड विद इट। अब यहाँ पे इसको पढ़ने से पहले तीन चीजें हमने यहाँ पढ़ी। सबसे पहले तो कलरिंग, कलर सॉर्टिंग की क्वालिटी के बेस पे अलग कर लेंगे, क्वालिटी के बेस पे यहाँ हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया, ठीक है। दूसरा हमने हीट ट्रीटमेंट दी। हीट ट्रीटमेंट से क्या होगा, जो ककून है अपने पास, हीट ट्रीटमेंट से क्या होगा, हीट ट्रीटमेंट से क्या हुआ, हीट ट्रीटमेंट से जो ककून है अपने पास उसके अंदर एक बड़ा सिरिसिन मटेरियल है, जो गम का मटेरियल है, उसे क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा लूज कर देंगे, और जिससे वो आराम से हमारा सिल्क बाहर निकल के आ जाए, है ना। और दूसरा जो सिल्क वोम है ना, प्यूपा इनसाइड द कोकून, वो मर जाए। तो दो चीजें होती हैं हीट ट्रीटमेंट से। रीलिंग मतलब अब वो सॉफ्ट हो गया, एक सिरे से उसको उठाएंगे और सिल्क का फाइबर बाहर निकाल लेंगे, लास्ट में उसको कलरिंग कर देंगे, ये प्रोसेस था। अब हैजर्ड, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स एसोसिएटेड विद इट, मतलब क्या क्या बीमारी हो सकती है ना, जब हम ये वाली चीजें करेंगे। तो कौन सा, रेस्पिरेटरी इश्यूज। अब देखो रेस्पिरेटरी इश्यूज में क्या होगा, जब हम सिल्क इंडस्ट्री में जाएंगे, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स होंगे, डस्ट पार्टिकल्स होंगे, जो हवा में बिल्कुल फाइबर है ना होंगे, जो हवा में फैले होंगे। जब हम ऑक्सीजन इनहेल करेंगे तो वो छोटे फाइन पार्टिकल्स भी हमारे लंग्स में जाएंगे, जिसकी वजह से हमें अस्थमा, है ना, अस्थमा की ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा हो सकती है, रेस्पिरेटरी इश्यूज भी आ सकते हैं। अब ड्रामेटिकल लॉजिकल प्रॉब्लम्स, मतलब जब कॉन्टेक्ट विद वूल एंड सिल्क फाइबर, है ना, तो ये वाली कंपनीज में अगर हम फैक्ट्रीज में काम करते हैं तो केमिकल्स के साथ भी खेलना पड़ेगा। और वो वाले केमिकल जब हमारे स्किन के साथ लगेंगे तो रैशेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, एलर्जी होनी स्टार्ट हो जाएगी, स्किन इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीजें हैं जो ये बीमारी है जो हमें हो सकती हैं जब हम ऐसे ऐसी जगह पे काम करेंगे जहां पे सिल्क और वूल का काम चल रहा है, ठीक। अब बात करते हैं केमिकल एक्सपोजर। हमने पढ़ा था कि वूल को साफ करने के लिए डिटर्जेंट का यूज होता है ना, काफी ज्यादा फिनिशिंग एजेंट, डाइज वगैरह यूज होंगी। तो वो सारी की सारी क्या है, केमिकल्स हैं। तो वो क्या होंगे, वो केमिकल्स हवा में फैल जाएंगे, जिससे हमारी स्किन में एक्सपोजर होगा, हम इनहेल करेंगे, है ना। तो वो सारी चीजें जब भी बात करेंगे, वो सारी हमारी टॉक्सिक फ्यूम्स जब हम उसको जलाएंगे तो वो सारी चीजें हमारे अंदर जाएंगी और काफी ज्यादा डिफिकल्ट, है ना, डिफिकल्टी क्रिएट करेंगे हमें सांस लेने में, है ना। कुछ बीमारी और भी हो सकती है, अस्थमा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, स्किन रैशेस हो सकती हैं। तो वो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज, इसका मतलब क्या कि पूरा दिन वर्कर्स वहां पे काम करते रहते हैं, मोशन चलती रहती है, मशीनरीज में काम करना पड़ता है, कुछ इंजरीज हो सकती हैं, है ना। रेपिटेटिव मोशन, ऑकवर्ड पोस्चर्स, पूरा दिन खड़ा रहना, हैवी लिफ्टिंग, मतलब बड़े बड़े क्रेट को उठा के लेके जाना, जिसकी वजह से हमारे स्प्रेन में, बैक में काफी ज्यादा इंजरीज हो सकती है ना। पूरा दिन खड़ा रहेंगे तो हमारा पोस्चर गलत हो सकता है। यहाँ पे हम बात करेंगे अपने पोस्चर की, तो हमारा पोस्चर गलत हो सकता है अगर पूरा दिन खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे चेयर पे। तो ये चीजें हैं। नॉइस एक्सपोजर, अब मतलब कि यार इतनी बड़ी मशीनरीज काम कर रही है तो क्या वो शोर नहीं करेगी, तो जिसकी वजह से नॉइस हो सकता है, हमारे कानों में प्रॉब्लम हो सकती है ना, सुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये चीजें हैं, सारी चीजें। अब कंक्लूजन जो हमने अभी पढ़ा ये सारा उसी में था। अब आपके लिए बिंदास सी चीज, क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए यहाँ पे, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप ये चीजें आपको थोड़ी सी इसमें से क्लैरिटी मिली होगी, है ना। तो मेनली ये चीज है कि आज हमने वूल के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा सिल्क के बारे में पढ़ा कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अब हम मिलते हैं बच्चे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।